मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अमेरिका तबाहकुन बहरान की जकड़ में है। कोरोना की वबा पहले ही काबू से बाहर रही, कई महीनों तक इस पर काबू नहीं रहा और रोज़ाना की बुनियाद पर नए केसेस और अमवात जारी थी और आज भी जारी हैं। मईशत इसकी वजह से जमूद का शिकार है और 5,000 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है अमरीकी मईशत का। और कोरोना के बाद से सिर्फ 3 माह में 4 करोड़ अफराद, 4 करोड़ अमरीकी अपने रोज़गार खो चुके हैं। दूसरी जानिब अब सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों एक निहत्ते स्याह फार्म अमरीकी के कत्ल के बाद गुस्से में बेकाबू लाखों अमरीकी सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज, मुजाहरे, जलाओ घराव, तोड़ फोड़ और कुछ मकामात पर लूट मार का सिलसिला जारी है। जुमे को जब मुश्तइल मुजाहिरीन वाइट हाउस पर पहुंचे तो सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेर ज़मीन बंकर में छुपा दिया, जहां वो 1 घंटे तक मौजूद रहे और फिर वाइट हाउस के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ। अब तक पुलिस से झड़पों में 3 अफराद हलाक हुए हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन, पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई है। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC समेत 26 रियासतों और 40 से ज़ायद शहरों में कर्फ्यू तैनात किया गया। मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस और में हमने देखा कि पुलिस और मुश्तइल मुजाहिरीन के दरमियान बहुत झड़पें हुई और ऐसी झड़पें हालिया तारीख में अमेरिका में नहीं देखी गई। हुआ 25 मई को रियासत मिनेसोटा में स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड को सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लेकर ज़मीन पर लिटाया। 2 पुलिस एहलकार तमाशा देखते रहे और एक ने अपना घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर 8 मिनट तक रखा, उसे दबोचे रखा, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। अमेरिका में पुलिस की जानिब से स्याह फार्म अफराद पर बर्बरियत के वाक़यात और इल्ज़ामात मुसलसल लगते रहते हैं जो नस्ल परस्ताना सोच की अक्कासी करते हैं, मगर हालिया वाक़यात ने पूरे अमेरिका में स्याह फार्म जज्बात को एक नया रंग दे दिया है। उस वक्त पैदा हुए हैं जब अमेरिका अभी भी 18,40,000 के करीब कोरोना से मुतासरीन से निपटने की कोशिश कर रहा है। 1,06,000 से ज़्यादा अमवातें हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना से जितने लोग मुतासर हुए हैं, जितनी अमवात हुई हैं, उसमें 1/3 अमेरिका में हुई है और जिसकी वजह से अमेरिका में तबाहकुन माशी सूरत हाल पैदा हुई है। और माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में मुजाहरों के बाद कोरोना वायरस की नई लहर फैलने का ख़तरा है, क्योंकि ये मुजाहिरीन किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे और एक बदतरीन सूरत हाल है जो देखने में आई है हालिया मुजाहरों के दौरान। सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में पिछले 3 माह के दौरान 4 करोड़ अमरीकियों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर कारोबार बंद हो रहे हैं। कोरोना ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है अमरीकी मईशत को और एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 अरब डॉलर का मईशत को नुकसान हो चुका है। बदतरीन और सख्त तरीन और इंतहाई अपनी तारीख के एक इंतहाई मुश्किल तरीन बहरान से अमरीका 2-4 है। उसकी कैफियत का मज़ीद जायज़ा लेते हैं और इसके लिए अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे जाएंगे और न्यूयॉर्क से ईस्ट कोस्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी मुआविज़ सिद्दीकी हमारे साथ हैं, जबकि वेस्ट कोस्ट यानी लॉस एंजलिस से हमें ज्वाइन करेंगे अज़बत गिल। बहुत बहुत शुक्रिया। मुआविज़, आप बताइएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका का फाइनेंशियल कैपिटल है, अमेरिका फिर न्यूयॉर्क ही अमेरिका का कोरोना कैपिटल बना, यहीं पे अमेरिका की डेथ कैपिटल बना कोरोना से, और अब ये जो स्याह फार्म तशद्दुद हो रहा है वो भी बहुत बड़ी तादाद में हम न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देख रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको अतराफ़ में और इसके क्या असरात हैं इस दुनिया के इस अजीम शहर के अंदर? जी कामरान साहब, मैंने देखा जो इस मरतबा मामला है वो बहुत ज़्यादा बदतर है। इससे पहले आपको याद होगा कि एरिक गार्नर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था ब्रुकलिन में, कि उसकी गर्दन दबाई गई थी और उसके बाद एक हंगामे फूट पड़े थे। लेकिन उसमें वो गम और गुस्सा ज़रूर था, लेकिन वो तशद्दुद
कि इस तरह का नहीं हुआ था। मैंने उन मुजाहरों में भी शिरकत की और कल मैं जिस मुजाहरे में मौजूद था, कामरान साहब, आंखों में गुस्सा और जो नफरत पाई जाती थी वो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। जिस तरीके से पुलिस वालों से वो लड़ना चाह रहे थे, अटैक करना चाह रहे थे, पुलिस वाले बहुत सब्र से वहां खड़े हुए थे ब्रुकलिन के उस इलाके में जहां मैं मौजूद था, और गाड़ियों के सामने आके खड़े हो जाते थे, उनके मुंह पे मुंह लगा के मिला के उनको गालियां देते थे। लेकिन उसके बावजूद ये चीज मैंने पहली मरतबा देखी। और उसके बाद जैसे ही शाम अंधेरा ढलता है और मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ भी वो शुरू हो जाता है, हंगामे शुरू हो जाते हैं, और जिसमें खासतौर पे मैनहट्टन में का इलाका है जो फाइनेंशियल हब है, वहाँ जो है लूटिंग शुरू हुई है। तो इस लिहाज से गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा है। मुजाहरों के मजीद ऐलान हुए हैं। अभी तक ये जरूर हो रहा है कि कहीं पर तशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, कहीं पुरअमन। दिन में ये मुजाहरे पुरअमन होते हैं, गम और गुस्से का मुकम्मल इजहार किया जाता है, जिसमें नजर आता है कि शायद ये फ्रस्ट्रेशन नौकरियां खत्म होने की हैं, या वो गुस्सा है, या डोनाल्ड ट्रंप का वो रद्द अमल है जो कि एक बाप की हैसियत से, एक मुल्क के सरबराह की हैसियत से नहीं होना चाहिए था। उनके जो जुमले हैं कि लूटिंग स्टार्ट होगी तो शूटिंग शुरू होगी, इसी तरीके से कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे या सख्ती से निपटा जाएगा, उन्होंने कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया। लॉस एंजलिस में हमारे साथ अजमत गिल हैं। अजमत, बताइएगा कि लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाके, साउथ सेंट्रल वगैरह मशहूर हैं इस किस्म के नस्ली फसादात के लिए। इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है इसकी अहमियत बताएं, और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बदतरीन फसादात हैं? जी कामरान साहब, मैं लॉस एंजलिस की जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करता हूँ कि यहाँ सेंटा मोनिका, लॉन्ग बीच, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो फसादात हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो रहे। जो यहाँ एलए के जो मेयर हैं उनका कहना था कि ये 1992 नहीं है कि हम यहाँ नेशनल गार्ड को बुलाएं, लेकिन सूरत हाल ऐसी एकदम तब्दील हुई और इतने ज़्यादा फसादात हुए। और जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, फसादात के साथ तशद्दुद जो फसादात हैं उनके साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो यहाँ पे देखने में आ रही है कि यहाँ लूट मार का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये लूट मार जो है वो छोटे स्टोरों के साथ बड़े और महंगे ब्रांडेड जो है वो स्टोर लूटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एलए में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेशनल गार्ड 5000 नेशनल गार्ड जो है वो पुलिस के साथ जो है वो गश्त करेंगे। इसी तरह जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे भी कर्फ्यू कल का लग गया है। ये कर्फ्यू जो है उनके दौरान शाम 8 बजे से रात सुबह 5 बजे तक हैं। जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो सुबह होते ही जो है वो सुबह होते ही मुजाहरे शुरू होते हैं जो रात गे तक जारी रहते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं वो जो मेन फ्रीवे ब्लॉक कर देते हैं, पुलिस को मारते हैं, लोगों को मारे हैं, और ये अजीब सी लहर है। और जैसे मुआविज भाई बता रहे हैं, न्यूयॉर्क का बताइए मुआविज, ये तो हो गई करंट सिचुएशन, लेकिन जो कोरोना वहाँ पे जो तबाही और बर्बादी मचा के गया है उसका बताइए कि वो अब मलबा उठाया जा रहा है। क्या कैफियत है? जो मईशत की तबाही हुई है, जो रोज़गार गया है, और फिर उस शहर में दसियों हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, क्या हो रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क में कोरोना रिलेटेड और मईशत रिलेटेड मामलात में? देखिए कामरान से कोरोना के हवाले से मामला तो ठंडा पड़ा है, लेकिन उसके इफेक्ट देखने में बहुत नजर आ रहे हैं लोगों के। मैंने समाजी तंजीमों से हमारे राब्ते हैं तो उन्होंने बताया है कि अगर पहले जहां वहां 20-20, 25-25 लोग लाइन में लगते थे, अगर आप कहाँ इस शहर में देखें, अगर कहीं खाना बट रहा होता है, राशन बट रहा होता है, तो वहाँ 8-8, 900 लोग जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की बड़ी तादाद है जिनको वो $1200 नहीं मिल पाए हैं, उसकी अब तक परेशानियां हैं, और जिनको मिले भी हैं उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, रेस्टोरेंट्स की है, टैक्सी ड्राइवर की है, इन्होंने अपने घरों से लाशें भी उठाई हैं और इस वक्त खाने पीने को मोहताज हैं। इनका गम गुस्सा देखने वाला कोई नहीं इस वक्त। अजमत साहब, क्या लॉस एंजलिस में भी जो कोरोना से जो मईशत का नुकसान है वो उतना ही हैवी नुकसान है, बड़ा नुकसान है और तबाही हुई है जैसे कि न्यूयॉर्क वगैरह में हुई है? जी, कोरोना वायरस ने जो लॉस एंजलिस को सेकंड होम कहा जा रहा था कोरोना का, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही मची कोरोना की वजह से। एक्चुअली कैलिफोर्निया में अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया में 4 पॉइंट से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुआविज भाई जो बता रहे हैं वही है। यहाँ पे सबसे बड़ी नॉर्थ कैलिफोर्निया के एरिया में जो है वो जो कोरोना वायरस है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह कि यहाँ पे कुछ काउंटीज ने जब ओपन टेस्ट शुरू किए कि भाई सब आके टेस्ट करवा सकते हैं, और ये टेस्ट के जो लोग हैं वो ज्यादा आने शुरू हो गए और ज्यादा से जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मुआविज सिद्दीकी न्यूयॉर्क से, और अजमत गिल हमारे साथ लॉस एंजलिस से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में तारीख साज केस है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, जहाँ पे फुल कोर्ट उसकी समाअत कर रही है और कल से इसमें फिर रोज़ाना समाअत होगी। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम आज मुस्ताफ़ी हुए, हुकूमत का केस लड़ेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कल से। इसी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। तारीख साज सुप्रीम कोर्ट जज जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत कल से एक बार फिर शुरू होने जा रही है और हुकूमत की जानिब से अब बताया गया है कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे, अदालत में पेश होंगे, जिसके लिए वो एक बार फिर आज वज़ीर कानून की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उसमें फ़रोग नसीम को भी फरीक बनाया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 4 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में अपने एक और जमा कराए गए जवाब में वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। जस्टिस फायज ईसा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जो तौहीन अदालत की गई थी, साबिक वज़ीर कानून उसका हिस्सा थे और इसके बाकी 2 किरदार साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर कानून फ़रोग नसीम पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने ओहदे के और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके लीगल कम्यूनिटी में इंतशार फैलाते हैं और मुखला बरादरी की तकसीम के लिए अवाम की टैक्सेस में से 17 मिलियन से ज़ायद रकम उन्होंने खर्च की है। ये इल्ज़ाम लगाया जस्टिस काजी फायज ईसा ने फ़रोग नसीम पे। जस्टिस फायज ईसा ने वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के असासा जात रिकवरी यूनिट के बतौर सरबराह तकर्री और उनकी शहरियत और असासों से मुताल्लिक़ भी सवालात उठाए। अपने जवाब में जस्टिस फायज ईसा ने पूछा कि शहजाद अकबर के असासा जात रिकवरी यूनिट का सरबराह मुकर्रर करने के हवाले से क्या शराइत और ज़वाबित तय किए गए थे, क्या इस ओहदे पर तकर्री के लिए कोई इश्तहार दिया गया, दरख्वास्तें वसूल की गई, क्या ये ओहदा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरीक़ेकार की रोशनी में चुना गया, शहजाद अकबर की शहरियत क्या है, क्या वो पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की, या वो दोहरी शहरियत के मालिक हैं। अपने जवाब में जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले खुसूसी शहजाद अकबर को दगाबाज और बहरूपिया भी करार दिया। इससे कबल भी अपने जवाब में जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि असासा रिकवरी यूनिट कानूनी बॉडी नहीं है और न ही इसका कोई कानून, वफाकी हुकूमत के रूल्स या सरकारी गज़ट में इसका जिक्र किया गया है। इस केस की आखिरी समाअत फरवरी के महीने में हुई थी और उस मौके पे जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान ने इन दरख्वास्तों में वफाक की नुमाइंदगी करने से माजूरी जाहिर की थी। इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में मुतनाज़ा बयान सामने आया था, जिसके बाद हुकूमत ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। इस केस के हवाले से अब हम बात करेंगे और इसकी ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बताइएगा कि अब ये एक बार फिर ये केस शुरू हो रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी ये केस चला है, इसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। एक तो ये कि ये एक जो पहले ये केस चलता रहा उसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई, कुछ जज साहिबान रिटायर हो गए, ये कुछ नई सी बेंच है, और क्या ये तय है कि अब ये भी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये बजा फरमाया कि ये 1 साल हो गया है तकरीबन। ये मई में जो है वो रेफरेंस फाइल हुआ, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। जब शोका जारी हुआ तो उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये बदनीति की बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी है और जो रेफरेंस भी फाइल हुआ गवर्नमेंट की तरफ से वो भी बदनीति की बुनियाद पे है। तो ये तकरीबन अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। 30 से ज़्यादा समाअतें हो चुकी हैं इस केस की, और अब क्योंकि ये केस आखिरी दफ़ा मार्च 30 को तक जो है वो एडजर्न हुआ था, लेकिन उसके बाद जो आपने देखा कि कोरोना की सूरत हाल और इस वजह से जो है 2-3 महीने वैसे भी जो मामूल के केस थे वो एडजर्न हो गए। तो अब ये केस लग ये रहा है क्योंकि जो पटिशनर साइड है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथ जो मुख्तलिफ बार हैं उनके वकला ने अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर लिए। अब गवर्नमेंट साइड ने उसका जवाब देना है, और गवर्नमेंट साइड को आखिरी दफ़ा जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने बताया था कि आप बताएं कि आपने ये बताना है कि ये किस तरह मिसकंडक्ट किया जस्टिस काजी फायज ईसा ने। और इसी हुकूमत का जवाब ही चल रहा था ना, जब
उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान अपना जवाब का उन्होंने आगाज़ किया था कि जब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, जिसके बाद उन्हें रुखसत करना पड़ा। जी बिल्कुल, वो तकरीबन पहले दिन ही उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए तो बग़ैर किसी बात पे उन्होंने एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जिससे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के केस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और तकरीबन सारा बेंच जो था वो एक यूनाइटेड के जिस तरह से इल्ज़ाम लगा और उन्होंने बड़े सख्त जो है वो इस पे रिएक्शन दिया। तो अब जो अच्छा ये बताइएगा कि अभी कुछ इस बात का इंदिया है कि ये अब रोज़ाना की समाअत होगी इस केस में, जैसे पहले हुआ करती थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जब आखिरी आर्डर था तो उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि अब कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब कोर्ट की तरफ से भी है कि जल्द अज जल्द इस केस को जो है निपटाया जाए, क्योंकि इस केस की वजह से जो और केसेस हैं उन पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है। जब 10 जजेस जो हैं वो इस केस में वो ऑक्यूपाई हो जाते, या क्या इस बात का इम्कान है कि वफाक की जानिब से अब जबकि फ़रोग नसीम साहब पेश होंगे, क्या जस्टिस फाइज ईसा को भी बुलाया जा सकता है अदालत में और उनको भी क्रॉस किया जा सकता है? नहीं कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का, क्योंकि वहाँ जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन मुनीर मलिक साहब कर रहे हैं, उनका वहाँ तो कोई इस तरह किस्म का कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को रिजेक्ट करती है तो वहाँ ज़ाहिरी बात है वहाँ वो क्रॉस एग्जामन होंगे, वहाँ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आज की है कि अभी जस्टिस काजी फाइज़ ने एक और दरख्वास्त दी है और डॉक्टर फ़रोग नसीम पे एतराज़ उठाया कि वो फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन किए। एक तो ये कहा कि जी प्राइवेट वकील कैसे वो फेडरल गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जी प्राइवेट वकील नहीं किए जा सकते तो ये कैसे, फिर अटार्नी जनरल ने क्या इस हवाले से सर्टिफिकेट दिया। तीसरा उनका इंतहाई सख्त एक इल्ज़ाम है कि जी उनके जो कंडक्ट है वो टाउट के ज़ुमरे में आता है और इस किस्म का वो उन्होंने कहा कि जी इस किस्म के लोग जो हैं वो वकील के तौर पर नहीं पेश हो सकते। तो बहुत ही सख्त अभी भी उन्होंने एक आज एप्लीकेशन अच्छा, शाम को दायर की है। तो आप देखें कल इसकी अहमियत बताइए कि ये तो खैर अभी डेवलपमेंट हुई है जिसमें उन्होंने फ़रोग नसीम को जो अपॉइंट किया है, वकील विफाक ने अपना उस पर एतराज़ उठाया, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया जिसमें कि शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम वगैरह पे उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए, इसमें नई बात क्या थी और क्यों एक और ये जवाब जमा हुआ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से? मेरा ख्याल है कि वो उनका भी ये था कि मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जो पिछली डेवलपमेंट हुई उसमें ये जो लॉ मिनिस्टर और शहजाद अकबर इनकी यहाँ पे ही सारा कुछ हुआ और ये भी साथ बैठे थे। इन्होंने उस चीज़ की उस वक्त यानी उससे अपने आप को डिसोसिएट नहीं किया, लेकिन जब बेंच की तरफ से रिएक्शन आया तो फिर आया। जो लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फाइज़ा का जो स्टाइल है वो बड़ा जारियाना हमेशा रहा है कि वो ताकि अगली साइड को डिफेंसिव रखा जाए और मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक उस पर कामयाब गोया और अभी जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें जज साहब ने फ़रोग नसीम की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है, अब फिलहाल केस तो ये चलेगा, फिलहाल इस पे आर्गूमेंट होगा कि फ़रोग नसीम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वफाक को या नहीं। फिलहाल फिर वो रेफरेंस जो है उस हवाले से अभी फिलहाल फिर शायद थोड़ा तातुल आ जाए। देखें, ये कामरान साहब बेंच पे डिपेंड है कि बेंच कैसे इसको देखेगा। अब बेंच ने क्या इस पर कोई करना है, क्योंकि कंटेम्प्ट का जो मामला है पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो कंटेम्प्ट फ़रोग नसीम साहब पे किया है वो उस पर नंबर लग चुका है, वो अभी यानी पेंडिंग है। लेकिन ये जो आज अभी जस्टिस काजी फाइज़ा ने जो दरख्वास्त दी है, अब देखें इस पर क्या होगा, क्योंकि ये सारा बेंच की डिस्क्रिशन है, 10 जजेज़ हैं और वहाँ अमूमन देखा गया कि इस केस में कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन पाई गई है बड़ी वाज़ेह। तो अब देखें कि क्या होता है। कल मेरा दिलचस्प होगा कि क्या इस एप्लीकेशन पे उनको अलाउ करते हैं या उनको नहीं करते, ये कल अब देखा जाएगा कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, मलिक हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। हमारे मुल्क में कोरोना की आंधी पूरी शिद्दत से चल रही है।
मरीजों की तादाद में अंधाधुंध और तशवीशनाक इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। अमवात भी बढ़ रही हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 72,500 हो चुकी है, जबकि 1543 अफराद कोरोना से उनकी अमवात हुई है और पिछले 4 रोज़ तबाह कुन रहे हैं। हमारे इस पाकिस्तान में 4 दिनों में 11,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, 283 अमवात हुई, यानी रोज़ाना 2760 मरीज़ सामने आए। रोज़ाना 70 लोगों का कोरोना में इंतकाल हुआ। पिछले 4 दिनों में इन्फेक्शन रेट तकरीबन 21% तक रहा। पिछले 4 दिनों में 283 अमवात में से 217 अमवात सिर्फ पंजाब और सिंध में हुई हैं। पंजाब में 4 दिनों में कुल 116 अमवात हुई, जबकि सिंध में 101 अमवात हुई पिछले 4 दिन के दौरान। बिलाशुबा इसके बावजूद, इस पूरी कैफियत के बावजूद सख्त लॉकडाउन कोरोना के ख़ात्मे का मुस्तकिल हल नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क सख्त लॉकडाउन बरकरार नहीं रख सका। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, ईरान, हत्ता के भारत, खलीजी ममालिक को लॉकडाउन से छुटकारा हासिल करना पड़ा। आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत चारों सूबों की कौमी राब्ता कमेटी ने भी हफ्ते में 5 दिन कारोबार खोलने का फैसला किया। कारोबारी मराकज़ शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। और आज इस अहम पॉलिसी साज इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा। पहले ही कह दिया था कि कोरोना वायरस ने फैलना है, खुदा न ख्वास्ता अमवात भी बढ़ेंगी। उन्होंने एक बार फिर कौम से अपील की कि एहतियात करें, SOPs पे अमल करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बार फिर दर्दमंदाना इल्तिजा कर रहे थे पाकिस्तानियों से। वायरस ने फैलना है, वायरस फैलेगी। ये जो हमारे अमवात बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी, हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। अगर लोगों ने ये समझा कि जी लॉकडाउन खुला है तो वैसी ज़िंदगी गुजारनी शुरू हो जाओ जो लॉकडाउन से पहले थी, हम अपना नुकसान करेंगे। सबसे इल्तिजा है, अपील है, ये SOPs, ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पर प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे, हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि रियासत मजबूर है कि मखसूस शोबों के अलावा बाकी सब कुछ SOPs के तहत खोला जाए। और वो वाज़े तौर पे कह रहे थे, इसका बाकायदा ऐलान तो कल होगा, लेकिन वो वाज़े तौर पे कर रहे थे कि रियासत पाकिस्तान मजबूर हो चुकी है कि अब कुछ मखसूस जगहों पे जहाँ पे कि बड़े इज्तिमात होते हैं, इकॉनमी को खोला जाए। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी, ये कोरोना वायरस तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी। अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का। हमारे इस वक्त 13 से 15 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं इससे, जिनके हालात बुरे हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो 30% कम हो चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। हमें आगे खर्चा कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना खर्चा बर्दाश्त करते हैं वो कम हो गई है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात हैं वो रुक गई है। दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। इसलिए आज जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिवनेस निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं बाकी हमने खोल दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीनन इस बात की पाकिस्तानी भी गवाही देंगे कि पाकिस्तान में सख्त तरीन लॉकडाउन का असर हुआ तो मईशत पे, कारोबार पे, लोगों के रोज़गार पे, रोज़ाना के काम करने वालों पर, आम पाकिस्तानियों के लिए जिनके के लिए लॉकडाउन होना था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, लोगों से एक दूसरे पर ना मिलें। पाकिस्तानियों ने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने किसी सूरत में भी इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानियों में तो कोरोना वायरस फैला, मगर पाकिस्तान की मईशत को कोरोना वायरस चाट गया और बड़ी बदतरीन सूरत हाल है। वज़ीर आज़म ने आज इसका गिला किया कि जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था कि वो कारोबार को कभी बंद नहीं करते, लेकिन 18वीं तरमीम की वजह से सूबों के पास इख्तियार थे और जिस तरह का लॉकडाउन हुआ उसने निचले तबके को, यानी कि पाकिस्तान के गरीबों को बेपनाह तकलीफ पहुँचाई। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 2.5 करोड़ पाकिस्तान में डेली वेजर्स, वो ऐसे लोग थे जो अगर
कमाते नहीं थे तो उनके घर भूखे जाते थे। मैं एक प्राइम मिनिस्टर दो तरफ देख रहा था, एक तरफ वायरस को रोकना है, दूसरी तरफ ये लोगों को जो भूख और अफलास और जो हालात थे इन घरों में उनको भी देखना है। पहले दिन से मेरे ज़हन में था कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊंगा तो इन लोगों का क्या बनेगा। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। मैं कारोबार ना रोकता, कारोबार कंस्ट्रक्शन इसको मैं कभी ना रोकता। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। आज प्राइम मिनिस्टर ने वजारत रेलवे की दरख्वास्त पर 40 ट्रेन चलाने की भी मंजूरी दी, जबकि कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क खुसूसन खलीजी ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी का अमल तेज़ करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल वफाकी वज़ीर असद उमर आज के जो फैसले हैं उनकी तफसीलात जारी करेंगे, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब एक प्रोग्राम तरतीब किया गया है जिसके मुताबिक इन तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाएगा और एयरपोर्ट पर उनको टेस्ट के बाद अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उनको घर जाने दिया जाएगा। एक अहम प्लान है जिसकी के वज़ीर आज़म ने कहा कि आज कौमी जो लीडरशिप है उसने मंजूरी दी। कोरोना के हवाले से मई का महीना हर लिहाज से हौलनाक साबित हुआ है। मरीज़ों और अफवात की तादाद बुलंद तरीन शरह पर रिकॉर्ड की गई। मई में 55,600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, 1158 अमवात मई में हुई, यानी रोज़ाना 1800 केसेस और 37 अमवात मई के हर रोज़ हुई। अब तक 30 मई पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। 30 मई को 88 अमवात और 3039 केसेस रिपोर्ट हुए। 30 मई को पंजाब में रिकॉर्ड 36, जबकि सिंध में रिकॉर्ड 38 अमवात हुई थी। बकौल गालिब हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। पाकिस्तान में बज़ाहिर समझदार नज़र आने वाले लोगों को भी कोरोना की फ़िक्र नहीं है। कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना से कैसे अपने आप को बचाना है। अवाम की अक्सरियत, हम आपसे कहते रहे इस प्रोग्राम के ज़रिए साबित हो रहा है। हम कराची गए, लाहौर गए, अपने कैमरास को भेजा, तो बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग लगते थे, उनसे हमने कोरोना के बारे में पूछा कौन सा पाकिस्तानी है। एक बड़ी अजीम अक्सरियत जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना है। कुछ भी नहीं है, ये हमारा अपना पैदा करता है। वो इस बीमारी से नहीं मर रहे, बल्कि जितनी उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी थी वो इस दुनिया से चले गए। कोरोना का कोई मसला नहीं है, ये हमारी हुकूमत सिर्फ अपने फंड्स इकट्ठे करने के लिए, भीख मांगने के लिए कर रही है। कोरोना का कोई मसला नहीं, हमारे ना आस पास ऊपर नीचे हर जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कोई कोरोना नहीं भाई, कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ ना ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनली कोई साजिश लग रही है मुझे। इन्होंने WHO के साथ कोई खिलाता पैसा, कोई इन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, पैसा खा रहे हैं उनका। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कोरोना चल रहा है या कोई और पॉलिटिक्स चल रही है। जिस तरह लग रहा है ना, ये फेक हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से या मैंने किसी भाई से खुद उस बंदे को नहीं देखा अभी तक जिसको इस तरह डिफेक्ट किया। पता नहीं कोरोना है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। बस ज़्यादातर अफवाहें हैं, मीडिया ज़्यादा फैला रही है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। कोरोना है या नहीं है मुझे तब तक ये भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे आसपास तो किसी को कोरोना नहीं है। सारे झूठ बोल रहे हैं, इससे आगे हम क्या कह सकते हैं। हमारे सामने कोई नज़ले से फौत हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से हो रहा है, उसको कोरोना में डायरेक्ट ड्रामे कर रहे हैं। हमें दिख तो नहीं रहा वैसे कोरोना वगैरह, तो हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर इतना नहीं दिख रहा है, इतना बड़े पैमाने पे। हुकूमत हमारी बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या करना चाह रही है। ये फ्री बॉडी कुछ पैसों के हिसाब से ही जा रही है, डॉक्टर्स वगैरह कुछ सीन ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इतना नहीं है जितनी इन्होंने अफवाह फैला दी है इसकी। ये तो सिर्फ एक अफवाह है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से कोरोना नहीं है। मईशत को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने जो है गेम खेली है एक। आई गेस नहीं, हर किसी को कोविड में डाल के नंबरिंग बढ़ा रहे हैं बस। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आज तक कभी कोई मरीज़ नहीं देखा हमने कोरोना का। मैं तो कल वालदा को हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। कोई बहुत बड़ी कोई साजिश है। इतना नहीं है जितना इन्होंने फैला दिया है। मैंने तो एक भी केस नहीं देखा, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं है कोरोना, हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, उन्हें भी कोरोना का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तफरीह है, हंसी मजाक है। हमें अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं मिला हो जिसको कोरोना की वजह से डेथ हुई हो। तो ऐसा कुछ है नहीं, हम इन लोगों ने हंगामा मचा के रखा हुआ है। जितना बताया जा रहा है इतना तो नहीं है। नजर तो नहीं आ रहा कोरोना है या नहीं है। मैं समझती हूँ 5% है, 95। इन तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि ये लाहौर की डॉक्टर शबनम ताहिर की बात सुनिए, आपको यकीन आएगा। आप यकीन करें कोरोना है, ये बहुत ख़तरनाक है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शबनम ताहिर की बात सुनिए।
मेरा बेटा सलमान ताहिर, जिसकी उम्र 21 साल और चंद महीने थी, वो बिल्कुल सेहतमंद बच्चा था। उसमें किसी किस्म का रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं था। चांद रात तक मेरे बेटे में कोई सिम्टम्स नहीं थे। इट टुक ओनली 12 आवर्स और हर 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद जो एक्सरे हुआ वो पहले से बुरा था और उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती चली गई। लोगों से यही कहना है कि हम अपना काम जारी रखेंगे अब इन कुर्बानियों के बावजूद, लेकिन प्लीज़ खुदारा आप लोग उन तमाम प्रिकॉशंस को लीजिए जिससे डॉक्टर्स मिनिमल इफेक्ट हों। इसको ओल्ड एज की बीमारी मत तस्वर कीजिए कि ये सिर्फ 50 साल से ऊपर के लोगों को होगा। मैं जब पढ़ती हूँ कि कोरोना एक ड्रामा है, कोरोना के बदले पैसे मिलते हैं, मुझसे आज सब कुछ आप ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। कुछ करें, एक लम्हे के लिए भी ना समझें कि ये कोरोना फसाना है, कोरोना की हकीकत नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं आप अपने साथ भी, अपने अजीज़ के साथ, अपने अकारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इस सेंस को, इस बात को कहना भी जुर्म है, होना चाहिए जुर्म, गुनाह है ये कि आप कहें कि ये कोई वबा नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। और जो इसकी तबाही इस वक्त फैल रही है वो आप देखें, हर रोज़ 30 अमवात हुई हैं मई के महीने में। रोज़ाना एक रिकॉर्ड बन रहा है, रोज़ाना एक रिकॉर्ड टूट रहा है, तबाहकारी है, हर तरफ नज़र आ रही है। और ये सोच जो है, यही वजह है कि पाकिस्तानी एहतियात करते नज़र नहीं आ रहे। कोई रियासत, कोई कानून, कोई फ़ौज, कोई पुलिस जो है वो लोगों को मजबूर नहीं कर सकती कि वो एहतियात करें। अगर वो ख़ुद एहतियात नहीं करना चाहते, एहतियात करनी होगी, मास्क लगाना होगा, एक दूसरे से फासला रखना होगा, भीड़ से बचना होगा, हाथ को धोना होगा। खुदारा करें वरना ये तबाही है जो इस वक्त हमारे दरवाजे पे खड़ी है। इस पूरी सूरत हाल पे मज़ीद बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा मुश्किल इस वक्त मरहला है आपके लिए, आप की ज़िम्मेदारी है ये, आप इस पूरे माहौल की और ये पूरा जो इस वक्त कैफियत इस पूरे मुल्क से दो चार है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद खोलना है, हमें अपनी मईशत को खोलना है, चंद नेगेटिव लिस्ट के अलावा बाकी चीज़ें खोलनी है। हमारी आवाम है जो कि परवाह करने के लिए तैयार नहीं है, मास्क तक पहनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से फासला करना तो दूर की बात है। और फिर सितम दर सितम ये कि वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये कोरोना है। बहुत ही मुश्किल काम है आपके लिए और आज का दिन भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आफ्टर ऑल कल से फिर हमने मज़ीद इसको रिलैक्स करना है। जी कामरान साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैं अभी डॉक्टर साहबा की बात सुन रहा था तो मेरा दिल पसीज रहा था कि किस दर्दमंदी के साथ वो इल्तिजा कर रही थी पाकिस्तानियों के साथ कि इसको माने और इसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें और अपने आप को बचाएं। कामरान साहब, इस वक्त सूरत हाल यकीनन हम एक ऐसी फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें अभी केसेस और अमवात बढ़ रही हैं और लगता ये है कि आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएंगी, जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा। उम्मीद और दुआ ये है कि आने वाले चंद दिनों में हम अपनी पीक अचीव कर लें और फ्लैटनिंग की तरफ चल पड़ें, प्लेटू हो जाए। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मैं इधर आपको वो इंटरप्ट करूँगा कि दुआ तो यकीनन होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की होगी। आपने कहा उम्मीद है कि हम अपने पीक की तरफ शायद पहुँच रहे हैं, उसकी वजह बताइए। मतलब ये जी कि जो अगर हम ट्रेजेक्टरीज देखें दूसरे मुल्कों की भी, तो मुझे आने वाले चंद दिन नहीं कहना चाहिए था बल्कि चंद हफ्ते कहना चाहिए था। हो सकता है दिन भी हों अभी, मतलब ये एक बड़ी अनसर्टेन बात है, गैर यकीनियत है इसमें। लेकिन हमारा कुछ जिसे कहते हैं ना एजुकेटेड गेस है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर शायद हम कुछ स्टेबलाइजेशन की तरफ चल पड़े। लेकिन आने वाले 2 हफ्ते बड़े सख्त भी होंगे क्योंकि इस दौरान केसेस बढ़ भी रहे होंगे और लेकिन ये बड़े मेरा ख्याल है कि डिफाइनिंग वीक्स हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये समझाइएगा कि जब आप मॉडलिंग कर रहे थे अप्रैल के एंड में, मई के शुरू में, जिसके बाद बार बार आप भी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, आप कह रहे थे कि मई एंड इज़ गोइंग टू बी वर्स, फिर उसके बाद जून जो होगा वो टेरेबल, बहुत मुश्किल होगा, वो सब कुछ आप कह रहे थे। उस वक्त आपके जहन में था ये फैक्टर, आप कर रहे थे कि जो हमने पिछले 10 दिनों में देखा, यानी कि जो ईद के लिए जब हमने ओपन किया, ईद से पहले और फिर ईद के दौरान जिस तरह से लोग निकले, ख़ास तौर पे प्री ईद शॉपिंग के लिए, वो आपके जहन में था क्योंकि वो एक मैसिव
हमने देखा कि वायलेशन हुई है किसी भी किस्म की, किसी भी नॉर्म की, तो वो उस मॉडलिंग में थी, क्योंकि ख्याल ये है कि शायद इस दौरान जो ये प्रोलिफरेशन हुई है या ये जो इस मैसिव तरीके से स्प्रेड हुआ है, ये आपके जहन में था कि ये भी हो सकता है ईद के आसपास? सच्ची बात ये है कि इतना ज़्यादा नहीं था। दरमियान में जो रमज़ान के दौरान जो सूरत हाल थी वो रिलेटिवली काफ़ी बेहतर रही, लेकिन जब ये ईद आई तो इसमें, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ईद का इफ़ेक्ट जो है आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे जो हमने गहमा गहमी देखी और ईद के बाद के चंद दिनों में, इसका इफ़ेक्ट तो भी आना है, क्योंकि ये जब इंटरेक्शन होता है तो उसके 2-3 हफ्ते का लैग पीरियड होता है दरमियान में। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं ये काफ़ी सख्त होंगे पाकिस्तान के लिए, और हमें इसमें कोशिश ये करनी है कि हमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ के ऊपर है जी कि हम अपनी हेल्थ केयर जो कैपेसिटी है सिस्टम की, उसको किसी ना किसी तरीके से बिल्ड भी करें और मैनेज भी इस तरीके से करें कि उसमें हम मरीज़ जो हैं वो लौटे नहीं बड़े अस्पतालों से, और उनको रीडायरेक्ट किया जा सके उन अस्पतालों में कि जहां अभी आईसीयू के बेड्स भी हैं और वेंटिलेटर्स भी हैं। 28% से ज़्यादा अभी भी एंगेज नहीं है जी पाकिस्तान के कोविड रिलेटेड जो वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन जब आप बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों की सूरत हाल देखते हैं तो आपको यूँ लगता है कि जैसे सिस्टम चोक होने जा रहा है। इसीलिए हमने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया कल, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस पर ट्वीट भी किया कि ये सिस्टम हमें इस बात का अहल बनाएगा, और ख़ासतौर पे सूबों के अंदर फैसला साज जो हैं उनके लिए, कि वो रीडायरेक्ट कर सकेंगे पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को, कि वो बजाय उन अस्पतालों में एंड अप हों और फ्रस्ट्रेट हों कि जहाँ पे ऑलरेडी बेड नहीं हैं या बहुत कम रह गए हैं और वेंटिलेटर्स नहीं हैं या बहुत कम हैं, और तो उनको ऐसे अस्पतालों की तरफ रीडायरेक्ट करें जहाँ पे अभी ये वसाइल मौजूद है। और ये एक मैनेजेरियल एक्सरसाइज है। उसके लिए हमने एक आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और उसको इंशाल्लाह प्लान ये है कि आने वाले दिनों में पब्लिक भी करेंगे ताकि ये बोझ कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा कि लाहौर में काफ़ी इस वक्त सनसनी दौड़ गई है, कोई मॉडलिंग हुई है और जिसके बाद ये कहा गया है कि शायद लाहौर शहर के अंदर 6 लाख सस्पेक्टेड कोरोना केसेस हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस किस्म की खबरों को? यकीनन ये एक स्टर क्रिएट कर देती है। जी, स्टर क्रिएट कर देती है अननेसेसरीली, इसलिए कि ये सीरो प्रेवलेंस स्टडी है। मैंने अभी इसकी मेथोडोलॉजी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन ये बेसिकली ये बता रही है कि कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं इस डिजीज को। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैरियर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेशेंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता इन्होंने कल बीमार पड़ जाना है, बल्कि ये बता रहा है कि ये लोग एक्सपोज हुए और इनके जिस्म में इनकी इम्यूनिटी सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया उस एक्सपोजर को, क्योंकि ये टेस्ट जो इसमें यूज होता है वो चेक ये करता है कि आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हुई हैं कि नहीं। तो लिहाजा एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में को बहुत ज्यादा सनसनीखेजी नहीं होनी चाहिए। मुझे जाती तौर पे बतौर डॉक्टर ये सुन के गो कि मुझे इसकी तफसीलात अभी जानना है, लेकिन को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। एक्सपोजर तो है डॉक्टर साहब, एक्सपोजर होना तो एक चीज़ है। एक्सपोजर तो हमारे पास आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि फैमिली के 2 लोगों को हुआ, 2 लोगों को नहीं हुआ। एक्सपोजर हुआ लेकिन उनको नहीं हुआ, लेकिन एंटीबॉडीज़ तो उसी में डेवलप होंगी ना हु हैज़ गॉन थ्रू दिस, जिसको कि कोविड हुआ है, और वो उसके बाद उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। तो एक्सपोजर और एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में तो फ़र्क है ना? नहीं, एक्सपोजर जिसको हम कहते हैं ना जी, वो ये है कि एक्सपोजर का मतलब ये है कि वायरस कुछ मिकदार में उस शख्स के जिस्म के अंदर एंटर हुआ है, दैट इज एक्सपोजर साइंटिफिकली स्पीकिंग। और जब वो एंटर हो गया तो उसके अगेंस्ट बॉडी ने रिएक्ट किया और एंटीबॉडीज पैदा की। और डॉक्टर साहब, जरूरी नहीं है कि वो आदमी कभी बीमार भी पड़ा हो, किसी उसको पता भी ना चला हो, इसका मतलब ये है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल। आप देखें ना, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो क्या करते हैं हम? वैक्सीन के जरिए आर्टिफिशियली एंटीजन या एंटीजन का कोई हिस्सा
खुद बॉडी में एंटर करते हैं ताकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हों उसके अगेंस्ट। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उन लोगों को बीमार करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उस शख्स के जिस्म के अंदर उसकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, और फिर हम उसे कहते हैं कि ये शख्स अब इम्यून हो गया है। मतलब ये कि अब इसे ये बीमारी एक्चुअली नहीं होगी, इसलिए कि इसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो गई। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है इस वक्त। और मैं अभी एक और भी इंटरव्यू मुझे कोई कर रहे थे एक दूसरे चैनल पे, तो वो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कोई तबाही आ गई है और को बहुत ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा लोग अब गिरने वाले हैं सड़कों पे चलते हुए क्योंकि उनके अंदर ये बीमारी पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए मिनिमल लेवल ऑफ एक्सपोजर जो कि हो रहा है। और गोया के डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि बाज़ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन वो टेस्ट कराते हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो कि टेस्ट भी नहीं करा रहे, उनको कोई इस तरह के बड़े सिम्टम्स या सिम्टम्स ही नहीं हुए, बट दे हैड गॉन थ्रू और उनकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो इनको आप कह रहे हैं इनका एक्सपोजर हो सकता है वो हज़ारों में हो, दसियों हज़ारों में हो, जो कि इससे गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा और सही एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं सेफली पाकिस्तान में लाखों नहीं तो हज़ारों कोरोना रेजिस्टेंट लोग ऐसे हैं जिनको कभी नहीं पता चला कि उनको कोरोना हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक तरह से ये लोग अब ग्रेजुअली एक्सपोजर की वजह से इम्यून हो रहे हैं। जी जाहिर, अगर एंटीबॉडीज आ गई हैं उसके बॉडी में तो वो तो एक इम्यून हो ही गया ना। हाँ, क्योंकि कामरान भाई ये समझने की जरूरत है कि जो टेस्ट यूज हो रहा है ये एंटीजन को चेक नहीं कर रहा, ये एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर रहा है बॉडी के अंदर। जी हाँ, तो इसीलिए ये सीरो प्रेवलेंस स्टडी हम इसे कहते हैं, और ये एंटीबॉडीज उन्होंने चेक की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हमारे जो फ्रंट लाइन में जो इस पूरे मुकाबला कर रहे हैं इस कोरोना की सूरत हाल का, हमारे फ्रंट लाइन डिफेंडर्स जो हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे हॉस्पिटल्स, खुदारा उन पर तो हमला ना करे, खुदारा उन पर तो दबाव ना डालें, उन पर पहले ही बड़ी मुसीबतें हैं और ये बड़ी कैफियत है। रियासत को कम अज़ कम हमारे हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बहुत मुश्किल से वो गुजर रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर पैरामेडिक्स हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग जारी है इसमें वो फ्रंट लाइन सिपाही हैं। यही अहमियत हमारे हॉस्पिटल्स की है, छोटे अस्पताल हों या बड़े हॉस्पिटल हों, जहाँ पे कोरोना के मरीज़ों का इलाज हो रहा है। वो एक मुक़द्दस जगह हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ अब सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम अक़ल और मुश्तइल लोग अपने प्यारों की अमवात का गुस्सा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पे उतारते हैं, अपने अंदाज़े लगाते हैं और उसके बाद उसका तमाम जो गुस्सा है वो डॉक्टर्स पे, अस्पतालों पे और तिब्बी अमले पे उतार रहे हैं, जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल अमल नहीं है। इश्तियाल में बेकाबू होकर हॉस्पिटल्स में तोड़ फोड़ मुसलसल हो रही है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाई जा रही है, निजी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया जाता है। कराची के सिविल और जिना हॉस्पिटल्स, लाहौर के मेयो हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल, पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में नाखुशगवार वाक़यात होते रहे हैं और हो रहे हैं। रियासती मशीनरी खामोश खड़ी नज़र आई है और इसकी ज़िम्मेदारी है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए। एक जानिब सरकारी और बड़े हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ फलाही हॉस्पिटल्स और बदतरीन माली बहरान में ये फंसते नज़र आ रहे हैं। वो जो हॉस्पिटल जो ट्रस्ट चलाते हैं, जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वहाँ बहुत बुरा हाल है माली सूरत हाल के हवाले से। रिफाही क्लिनिक और खैराती डिस्पेंसरीज बंद होने के नतीजे के करीब पहुँच रही हैं और इस पूरी सूरत हाल में यकीनन हॉस्पिटल्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स की तनख्वाहें, मुलाजमीन की तनख्वाहें और फिर जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वहाँ पर जो कि इक्विपमेंट है या दूसरी चीज़ें जिनकी के मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, उसमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तिब्बी अमला इसी वजह से क्योंकि उनको तनख्वाही नहीं मिल रही, वो छोड़ के जा रहा है और वहाँ पर ज़रूरी सहूलतें भी बंद हो रही हैं। हुकूमत को देखना होगा, बाकायदा जायज़ा लेना होगा कि इस किस्म के हॉस्पिटल्स को कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनकी कैसे फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस की जाए और किस तरीके से उन तक पहुंचा जाए। दरअसल कोरोना की सूरत हाल ने हमारे पूरे निज़ाम सेहत को अपनी जकड़ में ले लिया है।
मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करने की वजूहात से लेकर खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाने पर डॉक्टर्स को SOPs पर अमल करना होता है। लवाहिकीन को मैयत भी SOPs के तहत हवाली करनी होती है। हॉस्पिटल्स में SOPs पर अमल दरामद के दौरान बहुत से लोग आपने से बाहर हो जाते हैं और इन दोनों ऐसे वाक़यात मुल्क भर में देखने में आ रहे हैं। यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं है या उसकी कैपेसिटी नहीं है कि इस किस्म के लोगों को रोक सके। इसके लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे और हॉस्पिटल्स को भी रेस्क्यू करना होगा। इस इंतहाई हसास सूरत हाल में बात करने के लिए हमें उसकी हम आपको कैफियत दिखाते हैं। आप ज़रा देखिए कि इस वक्त किस कैफियत से ये डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल्स गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, उसकी दगरगू सूरत हाल और रफाई, और वो हॉस्पिटल्स जो कि चैरिटेबल काम करते हैं, जो ट्रस्ट के ज़रिए काम करते हैं, वहाँ की बदतरीन माली हालात, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साद नियाज़ कराची के नामवर मेडिकल प्रोफेशनल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कितना सीरियस मामला है जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारे डॉक्टर्स के, हमारे हॉस्पिटल्स के, हमारे पैरामेडिक्स के। हर कुछ दिन बाद हम कोई वाक़या सुनते हैं और बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, और क्या कितना ये सीरियस मामला है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? कामरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सीरियस मामला है। मोरल जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे जूनियर्स का, मेडिकल स्टाफ का बहुत कम है, जैसे आपने दिखाया। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, कम से कम आपने वो पॉइंट्स तो दिखाया जिनसे हमारे जो प्रोफेशन के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। देखिए कामरान साहब, आज मैंने सुन रहा था वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो उन्होंने खिताब किया या जो मैसेज दिया, मैं आज तवक्को कर रहा था कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो ज़रूर एक सख्त पैगाम देंगे लोगों को कि देखें, अस्पतालों के अंदर ये जो जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं ये हुकूमत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम बीफ अप कर रहे हैं सिक्योरिटी को। और देखें, हमें अगर सिक्योरिटी, जैसे डॉक्टर साहब वो कह रहे थे सिविल अस्पताल वाले के, अगर आप हमें प्रॉपर PPE नहीं दे सकते, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम आप सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर दें। अगर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे, रात के 2 बजे 1 बजे यूजुअली जो है ना वो डॉक्टर्स होते हैं, बिजी भी होते हैं, आजकल वैसे ही परेशान हैं। हमें एक इस मर्ज़ के साथ ये मसला होता है, हमारे बच्चे जो जूनियर्स हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके पास वो वापस जाते हैं, उनको भी ये डर होता है कि वो मर्ज़ घर लेके जाएंगे। उसके ऊपर एक और डर नया शुरू हो गया है कि जी हमें अस्पताल में पता नहीं कौन आएगा, 10 लोग आएंगे और आके तोड़ फोड़ भी कर देंगे, मार वार भी देंगे। ये वाहिद मुल्क है कम से कम जो मैंने देखा है जहाँ पे बजाय लोगों को सराहने के, तिब्बी अमले के जितने भी लोग हैं उनकी जगह ये सिलसिला शुरू हो गया, और हुकूमत ने भी इस मामले में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। मैंने खुद हेल्थ मिनिस्टर से भी जाके मिला था सिंध में, हमने रेंजर्स से भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बड़े अस्पतालों में और जो भी प्राइवेट या जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पे रेंजर्स को रखा जाए ताकि इन मामला से कम डॉक्टर इस तरफ से तो सुकून में आ जाए। दूसरा जो मसला आपने बताया, जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यकीनन एक तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो आवाम की है कि रादर देन कि आप शुक्रगुजार हो, यकीनन किसी भी मरीज़ के साथ कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मगर उस पर फिर ये वायलेंस और तशद्दुद इस तरह की कैफियत तो बिल्कुल टोटली नाकाबिल कबूल है। इस सिलसिले में रियासत को अपना किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, दूसरा मामला जो हमारे वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे ट्रस्ट चलाते हैं हॉस्पिटल, जो बेचारे गरीबों का इलाज करते हैं, वहाँ की माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कोलैप्स के करीब है। इसके बारे में बताइए, क्या कैफियत है वहाँ की? देखिए कामरान साहब, आपने जो ये मैं गवर्नमेंट को बता भी चुका हूँ, फेडरल भी गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी मैंने बताया था कि आप देखें जब शुरू से ये मामला शुरू हुआ था तो हमने सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना कि हम उनको पैकेज देंगे, उनको सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी इकॉनमी बैठ जाए। उस समय मैंने कम से कम नहीं सुना, आप मुझे करेक्ट कर दें, कि जहाँ पे ये कहा हो कि हम अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना हम उनको सपोर्ट करेंगे। पटेल हॉस्पिटल एक ट्रस्ट इदारा है हमारा कराची में, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इदारा है। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी महीने की तनख्वाह 6.5 करोड़ रुपए बनती है, तकरीबन 6 से 6.5। इस वक्त जितने भी अस्पताल कराची में, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो ट्रस्ट हॉस्पिटल हो, उनकी कैपेसिटी जो चल रही है वो 20 से 25% पे काम कर रहे हैं, और यही डॉक्टर्स का भी है। इसीलिए मैं हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये हमने स्टार्ट किया है। मुझे खुद कल कोविड का पॉजिटिव आया है, मैं क्यों करूँगा ये सब कुछ? मेरे पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन तक मैं काम नहीं कर सकता, तो लोगों को ही नुकसान होगा। मुझे कितना नुकसान होगा वो ऐसा नुकसान नहीं है कि जिससे कोई मुझे ज़ाती तौर पे बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन ज़ाहिर है मरीजों को फ़र्क पड़ेगा, इसी तरह और लोगों को, और फिर मेरे तबी अमले को। तो ये सिलसिला जो है ना, हमें अब मुझे बताइए कि हम कैसे तनख्वाहें, ये हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, वो कैसे तनख्वाहें देगा?
जब तनख्वाहें नहीं देगा, एक तरफ तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जो है ना सिक्योरिटी का मामला नहीं है, तीसरी तरफ हमें जो पीपीई ये कह रहे हैं, मैं आप देखें जितनी फोटोज में आप निकाल लें कामरान साहब, जब भी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ये वो सब जो है ना N95 या उससे बेहतर मास्क लगाए होते हैं, और जो तिब्बी अमला होता है उनके पास मैक्सिमम सर्जिकल मास्क होते हैं। तो हमें अपनी इम्पोर्टेंस जो है ना वो नजर नहीं आ रही उस तबके की जिसको इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट करना गवर्नमेंट के जो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी, और उसके साथ साथ उनको भी जो स्टेट बैंक ने बैंक्स को कहा है कि वो 3% पे हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल रिलेटेड जो काम है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें 3% पे उनको लोन अवेलेबल है। ये एक कंसेशनरी ऑफर तो है बैंक्स की तरफ से जो कि स्टेट बैंक ने ऑर्डर की है। उसमें मसला ये है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल ट्रस्ट वाले हैं वो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो अस्पताल सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? राइट, ठीक है, एक मसला ये। दूसरा मसला ये है कि देखें, बात ये है कि हम रोज सुनते हैं अरबों रुपए इसमें चले गए, अरबों करोड़ों रुपए इसको दे दिए मुख्तलिफ प्रोफेशंस को, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह आप ये भी देखें कि डॉक्टर्स और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ को देखें तो उनकी भी तनख्वाह बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम है कि उनको आप सपोर्ट करें। वो रिस्क ले रहे हैं, वो अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क ले रहे हैं, तो वो किस लिए रिस्क लेना? सिक्योरिटी मिल रही है ना उनको। आप ये इसी तरह है जैसे आप फौज को लड़ने के लिए भेज दें, बोले बंदूक भी नहीं देंगे, खाने को भी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे और रिस्क भी लेंगे, आप यूनिफॉर्म भी नहीं देंगे। ऐसे कैसे कोई जाके लड़ सकता है? बात सारी जो है ना यहाँ पे सीरियसनेस का फुकदान है। मुझे बड़े माजरत के साथ फेडरल गवर्नमेंट जो है ना बहुत कंफ्यूज नजर आती है, एक मैसेज नहीं दे रही। आज मैं समझ रहा था वो कहेंगे कि देखें ये हालात हमारे हाथ से काबू से बाहर हो रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट अस्पताल एक परसेंटेज एक शहर की कराची को ले ले, उसमें एक परसेंटेज को ट्रीट करते, सारे कराची को गवर्नमेंट अस्पताल ट्रीट नहीं करते। तो आपका ये कहना कि हमारे पास गवर्नमेंट अस्पताल में बेड है, ये काफ़ी नहीं है। हमारे पास बेड्स की कमी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कराची, लाहौर और पेशावर में हम बात कर रहे हैं नेशनल बेड्स की, और वो भी सारे क्रिटिकल बेड्स की नहीं। कराची के हालात आपको पता है, ज़्यादातर लोग सारे तो लियारी अस्पताल में नहीं जाके रह सकते ना जी। अगर आपने बनाया है गवर्नमेंट का, आपने पहले बताया वेंटिलेटर हमने खुद बना लिया, हम एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ है वो वेंटिलेटर, कहाँ है वो N95 के मास्क? क्या मतलब अब आप कम से कम सीरियस होकर लोगों को डराएं, क्योंकि ये सिर्फ अब किसी चीज से नहीं रुकने वाला कामरान साहब। इसमें सिर्फ एक ही सूरत है, वो है कि लोग अपने आप को बचाएं। वो कह रहे हैं कि खौफ पैदा करें, खौफ पैदा करना जरूरी है ताकि लोग मास्क पहने, ताकि लोग हाथ धोएं। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानियों का एक और मसला ये है कि ख्याल ये था कि अब बहुत जल्द महंगाई में बहुत बड़ी कमी आएगी, क़ादरफ़ा कमी आएगी। उसकी वजह यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2.5 महीने में 36% कमी हो गई है, मगर महंगाई में उस अंदाज की कमी नहीं हो रही है। दूसरी जानिब एक और तशवीशनाक सूरत हाल है, एक बार फिर रुपये की सतह की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में तेज़ी से घटती नज़र आ रही है। महंगाई क्यों कम नहीं हो रही और रुपया क्यों मज़ीद सस्ता हो रहा है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को बाद कोरोना मईशत और कारोबार के हवाले से कई चैलेंजेस और मसाइल का सामना है, और इन्हीं हालात में वफाकी हुकूमत को अब बिजनेस फ्रेंडली कोरोना बजट भी बनाना है। इस वक्त टैक्स आमदन मुसलसल कम हो रही है, रुपए के मुकाबले में डॉलर खामोशी से महंगा हो रहा है। पिछले चंद दिन इस सिलसिले में बहुत अहम रहे हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत ज़बरदस्त सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। आज पेट्रोल मज़ीद 7 रुपये सस्ता होकर 74 रुपये 52 पैसे लीटर हो गया है। 2.5 माह में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 36% गिर चुकी हैं। पेट्रोल 37 रुपये लीटर, हाई स्पीड डीजल 42 रुपये लीटर, मट्टी का तेल 57 रुपये लीटर सस्ता हो चुका है। लेकिन गोश्त, चिकन, दूध, आटा, दालें, चीनी, सब्जियों की कीमतों में कमी के बजाय 10 से 15% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रास्ट है जो हम देखने में आ रहा है, क्योंकि ख्याल ये था कि जब इतनी बड़ी तादाद में और इतनी इस लेवल की जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी तो यकीनन महंगाई में बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की जाएगी।
पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक पिछले महीने महंगाई की शरह 8.22% रही, जो अप्रैल में 8.5% थी। यानी महंगाई में इंतहाई मामूली फ़र्क आया है और बहुत ही कमी आई है। दुनिया में खाम तेल सस्ता होने से हुकूमत को कम से कम $3 अरब का फ़ायदा हुआ है। ख्याल किया जा रहा था कि इम्पोर्ट बिल में कमी से रुपया मजबूत होगा, लेकिन रुपए की कदर एक बार फिर डामाडोल नज़र आती है और आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 58 पैसे महंगा होकर अब डॉलर जो है वो 164 रुपये का हो चुका है। पिछले 4 कारोबारी दिनों में डॉलर तकरीबन 4 रुपये महंगा हुआ है। तकरीबन 2% के करीब इसमें कमी हो गई है पाकिस्तानी रुपए की कदर में। कंसर्न की बात यह है कि टैक्स वसूली में मुसलसल कमी आ रही है, मगर वो तवक्का थी। जिस तरह से कोविड की सूरत हाल है और FBR के मुताबिक मई के महीने में रेवेन्यू कलेक्शन 30% कम रही, जबकि अप्रैल में टैक्स वसूली में 16% से ज़ायद की कमी थी और खदशात के मुताबिक इस माली साल में जो टैक्स वसूली है वो 850 अरब रुपए कम हो सकती है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के माशी असरात पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें तशवीश जाहिर की गई कि मौजूदा सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर घट सकते हैं, रुपए की कदर में कमी का खदशा है और स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, जिससे मुल्क की माशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर माशियात डॉक्टर सलमान शाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप फरमाइएगा, काफ़ी एक पजलिंग सी सूरत हाल नज़र आती है, समझ में नहीं आ रही बात कि जब 36% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं और ये एक बहुत बड़ा इंजन होता है इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने में, लेकिन इन्फ्लेशन जो है हमारी वो उस लिहाज से, यानी कि महंगाई हमारी उस तनासुब से कम नहीं हो रही जिस तनासुब से हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? जी, आई थिंक ये होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सी हमारी सप्लाई चेन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। मसलन पोल्ट्री का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैचरीज ने अपने जो वो चिक्स थे वो डिस्ट्रॉय किए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और अब उस लो पोजीशन से सडनली जैसे जैसे डिमांड पिकअप हो रही है उस तरह से वो सप्लाई पिकअप नहीं हो रही, लेकिन ये चंद हफ्तों में ये ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आटे की बात करते हैं, इस वक्त हम प्रोक्योरमेंट फेज में हैं। आटा गंदम बहुत बड़े मिकदार में पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है और दूसरी गवर्नमेंट्स भी खरीद रही हैं और अपनी स्टोरेज कर रही हैं। इस दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा हम खरीद रहे हैं और उसकी वजह से कुछ मार्केट में इफेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ साथ जाहिर है कि बीच में वो भी अनासर हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन्स उस तरह से कम्पिटिटिव नहीं है, वो उस किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रमज़ान में जो फूड आइटम्स है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई चेन्स के इशू थे, वो भी कंट्रीब्यूट उसने भी किया हो कि ये जो महंगाई है हमारी सिग्निफिकेंट कम नहीं हुई? ये आई थिंक ये सारी चीज़ों ने मिलके किया, लेकिन हमारी जो एक्चुअली इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो बड़ी तेज़ी से डीफ्लेशन की तरफ जा रही है। ये नॉट विद स्टैंडिंग जो आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आज के नंबर्स जो आए ना मई के, डॉक्टर साहब, उसने काफ़ी हैरान किया, क्योंकि उसमें कोई ऑलमोस्ट सेम थे जो अप्रैल के नंबर्स थे। जी, बट वो रमज़ान का इफेक्ट था और उसके साथ साथ आप ये देखें कि अब अगले नंबर जो आएंगे उनमें खासा डिप आप देखेंगे, क्योंकि एक तरफ जब ये सब लॉकडाउन हुआ है तो लोगों की आमदन भी अब कंप्रेस हो गई है। प्रोडक्शन की कमी से एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, इनकम्स जो हैं वो कम हो गई हैं, लोगों की कंजम्पशन भी कम हो गई है और उसके साथ साथ आपको पता है पूरी इकोनॉमिक साइकिल में इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है। सो टैक्सेस भी कम है, कंजम्पशन भी कम है, इनकम भी कम है, तो प्रोडक्शन जो है वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसती चली जा रही है। इसलिए आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसलिए IMF ने भी आपको इस वक्त सस्पेंड किया कि आपके ऊपर वो जो प्रोग्राम की कंडीशनैलिटी। डॉक्टर साहब, ये जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई के नंबर्स हैं ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन कम नहीं होती तो ये जो हमारा अब भी जो 8% हमारा इंटरेस्ट रेट है ये फिर भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है और हमारा बिजनेस जो इस प्रेशर में है, इतना इस वक्त मुसीबत में है, वो ये 8% का इंटरेस्ट रेट सस्टेन नहीं कर सकता। और सेंट्रल बैंक
रेट कम नहीं कर सकता जब तक कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोर इन्फ्लेशन खासी कम हो गई होगी, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो वो फूड इन्फ्लेशन उसमें नहीं होगी, और कोर इन्फ्लेशन के ऊपर आपकी इंटरेस्ट रेट्स को भी किया जाता है। तो आई थिंक कि ये डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे, इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आएगी, क्योंकि अब इशू इन्फ्लेशन रहा ही नहीं है। इशू, असल इशू जो है इस वक्त बेरोजगारी है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेली वेजेस पे लोग हो गए हैं अनएम्प्लॉयड, फैक्ट्रियों में भी उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों की सैलरीज में भी कट आ रहा है। टेलर करना चाहिए डॉक्टर साहब, नॉट फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट जो आप पंजाब गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या बजट बनाना है तो उसको कैसे स्टिच करना चाहिए? कोरोना बजट कैसे टेलर करे FBR, जो कि पाकिस्तान के इस माहौल को एक नई जिंदगी दे? देखिए, बात यह है क्योंकि हमारे रेवेन्यूज बहुत गिर चुके हैं, मुझे ख़तरा है कि हमारा जो बजट आएगा उसमें डेवलपमेंट जो है उसका ख़र्चा बहुत कम हो जाएगा, और करंट जो बजट है वो उसमें कुछ इजाफा होगा। ट्रेडिशनली उसको हम हर साल इंक्रीज भी करते हैं, तो डेवलपमेंट के बजट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मेरा ख्याल है कि क्योंकि एक किस्म की दुनिया में रिसेशन आ रही है, और रिसेशन के साथ साथ कोई लोग तो डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होगी, और पाकिस्तान के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में आपको वो स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको कम से कम ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको जॉब्स मिले, जब तक पूरी तरह इकोनॉमी रिकवर नहीं करती। सो आई थिंक इसका मसला ये होगा कि क्योंकि आपके पास टैक्स रेवेन्यूज नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी आपको IMF ने कुछ पैसे तो दिए हैं कोविड के लिए, लेकिन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फंड बनाना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारों को भी मोबिलाइज करना पड़ेगा, और डोमेस्टिकली भी आपको कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स को इसमें लाना पड़ेगा, ताकि एक मेजर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसके अच्छे रिटर्न्स भी आए, ताकि ये अगले 20-25 साल रिटर्न इकोनॉमी को बेहतर आए। तो ये एक डॉक्टर साहब, ये जो अभी करंट प्रेशर आया है रुपये पे, यानी कि कोई 2% के करीब डेप्रिशिएट हो गया है रुपया पिछले कुछ चंद दिनों के दौरान, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, एक बात ये है कि पाकिस्तान का जो डेट है, इंटरनेशनल डेट, ओवरऑल डेट तो आपको पता है 100% GDP का हो गया, लेकिन उसमें से जो खतरनाक डेट है वो इंटरनेशनल डेट है, और वो तकरीबन 30% है टोटल डेट का, और उसमें बेशुमार तकरीबन $100 बिलियन से ऊपर हो गया है एक्सटर्नल डेट, और उसकी जो मुद्दत है पेमेंट बैक करने की वो 6-7 साल है। इसका मतलब है कि $15 बिलियन तकरीबन हर साल आपको रीफाइनेंस करना पड़ेगा ऑन दी एवरेज। तो पाकिस्तान का जब तक ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग का या डेट के रिलीफ जो इंटरनेशनल चल रही है वो सेटल नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान की रेटिंग्स के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है, और पाकिस्तान के रुपये पे भी उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास अपनी डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, और हमें इंटरनेशनल लेवल पे बायलैटरली और मल्टीलैटरली और प्राइवेट सेक्टर डेट जो पाकिस्तान ने लिया हुआ है उसको भी, और ये जो आपके IPPs का डेट है, और IPPs के साथ जो हमारे हैं फॉरेन डिनोमिनेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सारों को हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और उसको रीनेगोशिएट भी करना पड़ेगा। सो ये कुछ लग रहा है आपको कि ये चीज़ हो रही है, एफर्ट हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है? देखिए, ये थिंकिंग में तो डेफिनेटली होगा, और इसमें ग्लोबली ये काम हो रहा है, हर दुनिया का मुल्क इस वक्त इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी बात की है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारों ने बातें की हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ये डेट रिलीफ
अभी तक तो सिर्फ डेट को उन्होंने डेट सर्विसिंग को सस्पेंड किया। जो G20 ने किया है वो सिर्फ ये किया है कि आपने 6 महीने के लिए अपनी डेट की किस्तें नहीं देनी या वो इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन ये लंबी मुद्दत के लिए आपको करना पड़ेगा और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, 50-60 और डेवलपिंग मुल्कों के लिए भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को सारों मल्टीलैटरली भी, इंटरनेशनली भी और कमर्शियली भी, तीनों चीज़ों में करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डेट जो है ये इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए बोझ बनेगा। और इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए हमें अपने बैंकों से और डोमेस्टिक डेट भी लेना पड़ेगा और इंटरनेशनल भी लेना पड़ेगा, ताकि ये इस वक्त हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, जिसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हों, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छे हों, उनको करें। और इसके साथ साथ हमें रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी पहली दफ़ा कामरान भाई ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने उसके ऊपर तवज्जो दी है, गवर्नमेंट ने तवज्जो दे रही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.